ओके, हिंदी लेते हैं। तो आज आज है ना, मैं दो चीज़ें चाहता हूँ। जैसे आप चाहो तो मैं कोई कंटेंट ले लूँ, और जैसे कोई डिस्कशन करना है, जैसे कोई क्वेश्चन पे हमको डिस्कशन करना है, कि जैसे बीच में मुझे एक बहन ने दिया था त्व त्व किसने दिया था, त्व मौलिकता, फिर हमारी बात रह गई थी। एक चिट्ठी दी थी मुझे, किसने दी थी, त्व इज इक्वल टू मौलिकता इज इक्वल टू स्वभाव। हाँ, तो ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, जैसे कुछ अभी पढ़ रहे हैं, नीचे स्लोगन लगाए हुए हैं, कोई सेंटेंस लगाया हुआ है, जैसे ये भी है भूमि स्वर्गता में आतु, ये सारी चीज़ें कहीं कनेक्ट ना हो रही हो तो उस पर डिस्कशन करना है, तो वो भी हो सकता है। तो आप बोलो कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। कई बार क्लास में पूछते क्या करना है, कोई बोल ही नहीं रहा है। दो चीज़ें वापस रिपीट करता हूँ। कोई कंटेंट ले लूँ, देखो कंटेंट लेने में वन वे जाएगा, और आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन किया जा सकता है, कोई ऐसी घटनाएं हैं जिसको देखने की क्या दृष्टि हो सकती है, उस पे बात हो पाए। तो जैसे आपकी कोई घटना है तो शेयर करो, तो उसको हम जीवन विद्या की रोशनी में देखें। हाँ तो ठीक है, तो पहले वो त्व वाला आंसर दे देता हूँ, ठीक, वहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो नीचे एक सेंटेंस, छोटी सी बात लिखी हुई थी, त्व इज इक्वल टू मौलिकता इज इक्वल टू स्वभाव। ऐसे तो देखने जाएंगे ना, इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी त्व का मतलब क्या होता है। जैसे त्व कहाँ पे आता है, तो त्व आता है अस्तित्व में। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है अस्ति प्लस त्व, ठीक। अस्ति का मतलब है होना, अस्ति का मतलब है होना, और त्व का मतलब है रहना, होना रहना, ठीक। होने का मतलब है हमारे में जो स्थिति है वो स्थिति, और रहने का मतलब है गति। गति का मतलब होता है हमारा आचरण। दूसरा त्व का मतलब हम निकाल सकते हैं, त्व का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था में होना, तो पूरा एग्जिस्टेंस एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारा रहना हो जाए तो मैं निरंतर सुखी हो सकता हूं। तो निरंतर सुखी होने की चाबी है यहाँ पे। देखो अस्तित्व, हमने अल्टीमेट जीवन विद्या में कोर कंटेंट क्या है, अस्तित्व स अस्तित्व है, ठीक। तो अस्तित्व का मतलब यह है कि अस्ति का मतलब है होना। तो मैं होने के रूप में क्या हूं, जैसे मैं होने के रूप में क्या हूं बताओ। स्थिति गति, लेकिन मैं होने के रूप में क्या हूं, तो मानव हूं। मैं होने के रूप में क्या हूं, होने के रूप में मानव हूं। और मेरा रहने का क्या है, मतलब रहने के रूप में मैं क्या हूं, तो रहने के रूप में मेरा मानवीय आचरण है। होने के रूप में मैं मानव हूं, और रहने के रूप में मैं मानव हूं, इसीलिए मानवीय आचरण के साथ हूं। उसमें मुझे लाना नहीं है, मतलब मैं मानवीय आचरण करूंगा, करना नहीं होता है, होना होता है।
तो जो होता है वही रहना होता है। होना रहना एक जैसा हो जाए, उसका मतलब मेरा निरंतर सुखी हो जाना। मेरा होना कुछ अलग है, रहना कुछ अलग है। मतलब होने के अंदर मेरे अंदर कुछ राग द्वेष भरे हुए हैं, किसी के बारे में बुराई ईर्ष्या भरी हुई है, और रहने के रूप में मैं उससे शिष्टाचार कर रहा हूँ, उसको अच्छा दिखा रहा हूँ। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे में बना रहता है। कई बार किसी को कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है, तो होने के रूप में अंदर क्या पड़ा हुआ है, यार ये इंसान सही नहीं है। और रहने के रूप में जब सामने आए तो उसके आगे कोई उसका पद बड़ा है हमसे। जैसे मेरा सुपरवाइजर, मेरा प्रिंसिपल है, मेरे ट्रस्टी है, अदरवाइज अपने घर के सास ससुर है, मेरे से बड़े हैं, तो मुझे अंदर से मेरे होने के अंदर उनकी स्वीकृति नहीं है, और बाहर में क्या प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यही दुख है, यही दुख है कि कोई और चीज है। तो मेरा होना रहना, तो होना मुझे डिसाइड नहीं करना है भाई, होना तो एग्जिस्टेंस में है ही, रहने वाले पार्ट पे मुझे काम करना है। तो मेरा होना समझ में मुझे आ जाता है, तो मेरा रहना भी मुझे समझ में, मुझे अभी होना समझ में नहीं आया है, इसीलिए मेरे रहने वाले पार्ट में कमियां दिखती है मुझे। तो जीवन विद्या में यही हो रहा है। क्या हो रहा है, इस मध्यस्थ दर्शन से हमको यह समझ में आता है कि अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। ठीक, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान, ये 4 अवस्थाएं एक दूसरे के साथ पूरकता में है। अब जब मैं मानव बन के अमानवीय व्यवहार करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं सुखी हो जाऊं, तो वो डिजाइन नहीं है अस्तित्व में। तो जब मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, तो हम कई बार ऐसा मान लेते कि मैंने अच्छा किया, उसको मेरे साथ अच्छा करना पड़ेगा। जैसे वो अच्छा नहीं करता है तो फिर मैं अंदर से दुखी हो जाता हूं। लेकिन मेरी क्लैरिटी है कि मैं तो मानव हूं और मैं तो मानवीय व्यवहार ही कर सकता हूं। आई हैव नो चॉइस, क्योंकि मुझे सुखी होना है। अब सामने से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बन ली जाती, क्योंकि मेरा फ्रूट मुझे मिल गया। मैंने मानवीय आचरण के साथ जब मैं पेश होता हूं तो पीछे एसी चलता रहता है। अपने अंदर एसी 24/7 चलता रहता है, हम आराम में रहते हैं। कितना भी काम कर ले हमको स्ट्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस के अंदर जो आचरण निश्चित है, उस आचरण के साथ में हो गया। अभी हमको लगता है कि हम तो यार किसी के साथ अच्छे लोग होते हैं ना, कितने लोग मानते हैं कि अच्छे लोगों का शोषण ज्यादा होता है। कितने लोगों का मानना है कि अच्छे इंसान का शोषण कोई कर ही नहीं सकता है। हमने जिसको अच्छा माना है ना, उसको भोले इंसान को अच्छा माना है। भोलेपन में और समझदार इंसान में बहुत फर्क होता है। भोले इंसान को वो क्यों अच्छा बिहेव कर रहा है, उसका वाई क्लियर नहीं है उसको। जब एक समझदार इंसान को दोनों के साथ घटना सेम घटती है, दोनों सेम रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्ड के अंदर एक को मालूम है कि मैंने ये क्यों किया। मेरी क्लैरिटी है कि मुझे अच्छा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूं। कई बार कई लोग प्रामाणिक हो जाते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा लेके प्रामाणिक होते हैं। जैसे कोई अधिकारी हो गया, उसने डिसाइड किया कि मैं किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मतलब मैं प्रामाणिकता से जॉब करूंगा। लेकिन दूसरा इसका बाइफर्केशन क्या आता है, मतलब उसका रिएक्शन क्या आता है, वो प्रामाणिक भी रहता है और दूसरों का काम भी नहीं करता है। तो वो प्रामाणिकता किस काम की? फिर उसकी पीड़ा होती है क्योंकि वो दूसरों को उपयोगी ना हो पाया। तो प्रामाणिक होना, उससे मतलब पैसे नहीं लेना, वो प्रामाणिकता नहीं होती है। प्रामाणिकता तो वो है कि मैं दूसरे के लिए कितना उपयोगी हो पाऊं बिना कुछ गलत किए।
तो यहाँ मैं त्व को समझा पाया। त्व का मतलब है रहना। मेरा होना रहना एक जैसा हो गया तो मैं व्यवस्था के साथ हो गया। तो तभी वो हो सकता है जब मैं मानवीय आचरण के साथ हूँ। तो मुझे क्या करना है, जैसे किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तब मैं इतना इंश्योर कर दूं अपने अंदर, क्या मैं मानवीय आचरण के साथ हूं? तो मैं मानवीय आचरण के साथ हूं तो मेरा आराम में रहना निश्चित है। कई बार हम अच्छा व्यवहार करके भी आराम में नहीं रहते। अच्छा व्यवहार करने के बाद ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उसका मतलब अभी तक मैंने होने को पहचाना नहीं है। होना समझ में आ जाएगा तभी रहना पॉसिबल है। रहने से होना नहीं होगा, क्योंकि होने को दूसरे शब्द में बोलेंगे तो क्या है, ये वास्तविकता है। होना जो है ना वो वास्तविकता है, और इसके साथ जो वास्तविकता है उसके साथ जिया जा सकता है। तो जीना है वो रहना है। देखो ब्यूटी इतनी अच्छी है, जैसे जीवन विद्या को कहीं से भी मैंने सिर्फ एक वर्ड पकड़ा और कहाँ तक वो चल रहा है। मतलब इसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हो आप, कोई भी किस्सा लाओ मैं अस्तित्व के साथ जोड़ दूंगा। तो बाबा जी ने इतना ही बताया, कोई बहुत बड़ा कोई 14 बुक है ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बात तो छोटी सी बताई है, लेकिन उसको समझाने के लिए उसको थोड़ा इलेबोरेट किया है। मतलब उसका थोड़ा क्या बोलते हैं, उसका विवरण ज्यादा किया है कि बार बार उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। तो जीना तभी पॉसिबल है जब मुझे वास्तविकता दिख जाए। तो वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता ही सृष्टि है, और जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि हो जाए तो मेरा सुखी होना निश्चित है। तो बात पकड़ में आ गई। त्व का मतलब क्या होता है? त्व का मतलब है मौलिकता। मौलिकता का मतलब मैं मानव हूं और मानवता की मौलिकता के साथ हूं, मतलब मैं मानवीय आचरण के साथ हूं, इसका मतलब मैं मौलिक हूं। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा जी रहा हूं। तो मानव किसने बनाया? पहले तो उसका आंसर कई लोगों के पास नहीं है। अभी किसी को कल ही मैंने पूछा था कि भाई हमको किसने बनाया? यार ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया। फिर काउंटर क्वेश्चन, भगवान कहाँ है? गाड़ी फंस जाती है। तो हम एक इवोल्यूशन है, एक 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 जर्नी चल रही है। धरती खुद अपनी एक जर्नी कर रही है। उस जर्नी के अंदर पहले पदार्थ अवस्था एनरिच हुई, फिर उसके बाद पदार्थ अवस्था अच्छी तरह से एनरिच होने के बाद उसकी सेकेंड जनरेशन शुरू हो गई, उसका नाम है प्राण अवस्था। मतलब पहले भौतिक क्रियाएं थी, पहले भौतिक क्रियाएं थी, फिर धरती इवॉल्व हुई। तो पहले धरती का जो कार्यकाल फॉर 50 करोड़ ईयर्स बोला जाता है, 450 करोड़ पहले धरती बनी थी। देखो करोड़ बोल रहे हैं, बोलने में तो सिर्फ करोड़ बोल देते हैं लेकिन करोड़ कोई छोटी चीज नहीं है। उसमें से 200 साल जितने अप्रोक्सीमेट 150 थे, 200 साल लगे एक सेल को जनरेट होने में, मतलब एक सेल बनने में लग गए। एक सेल जो हमारी बॉडी में कितने हैं? लाखों, मिलियंस ऑफ द सेल हमारी बॉडी में है। वैसा एक सिंपल सा सेल हमारी बॉडी का, देखो दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स सेल कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का। सबसे सिंपलेस्ट सेल किसको बोला जाता है? वनस्पति का। देखो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें दोनों आता है, बॉटनी वाला पार्ट भी आता है और साथ में जूलॉजी वाला पार्ट भी आता है, और उसके साथ ह्यूमन बॉडी भी आती है। 3 कैटेगरी होती है। तो 3 कैटेगरी में जब हम किसी वनस्पति सेल को पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा सिंपल होता है, पढ़ने में भी इजी रहता है। तो आप जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो देख लो,
जैसे नीचे से हम पढ़ते पढ़ते ऊपर आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले एनिमल सेल नहीं आएगा पढ़ने में। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? प्लांट, क्योंकि वो बेसिक फॉर्मेशन है। फिर उसका एडवांस जो फॉर्मेशन आया वो एनिमल सेल आया, फिर उसका जो एडवांस आया वो ह्यूमन सेल आया, और उसमें भी जो सबसे एडवांस आया वो ब्रेन सेल आया। तो इस दुनिया का सबसे एडवांस सेल कौन सा? ये ब्रेन है। इसीलिए जितनी सिस्टम ज्यादा पावरफुल बनती है ना, उसको उतना ज्यादा, जैसे अभी एआई है तो एआई के लिए कितना सारा वाटर यूज होता है, वाटर कितना सारा यूज होता है, क्योंकि उसको कूलिंग सिस्टम ज्यादा चाहिए। तो जो मशीन ज्यादा, जो सेल ज्यादा वर्किंग करता है ना, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से सेल को चाहिए? दिमाग के। हमारा जो ब्रेन का सेल है ना, उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम होगा तो सबसे पहली शुरुआत हेडेक से होगी। मॉर्निंग में हम घूमने जाते हैं तो फ्रेशनेस कहाँ फील होती है? पहले ब्रेन में होती है। बहुत माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करना। तो जो फ्रेशनेस बॉडी की तो बाद में आती है, पहले इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है ना, तो इसीलिए बाहर घूमना अच्छी बात है। मतलब मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है। ओजोन लेयर होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पूरे दिन जो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा भी बाहर टहल लिया जिन्होंने, उनका पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने सुबह फुलफिल कर दी। और उसको मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानने की जरूरत नहीं, यू कैन डू एंड चेक इट। क्योंकि यहाँ तो हमने पहले से बताया कि प्रस्ताव की भाषा है, ये करना नहीं करना, डू डोंट वाली तो भाषा है नहीं। चेक इट। तो पूरी एक जर्नी है। उस जर्नी में सबसे पहले भौतिक क्रियाएं हुई। ओके, किसी क्वेश्चन में समझ में ना आए भौतिक क्रिया क्या है तो मुझे बता सकते हो आप, हम उसको भी खोल सकते हैं। भौतिक क्रिया के बाद जब प्राण संसार शुरू हुआ, वनस्पति सेल, तो प्लांट का जो सेल बनता है वो डेवलप हुआ, वहां से रासायनिक क्रियाएं शुरू हुई। अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है वो रसायन कौन सा है, तो पानी है। अब भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया में क्या फर्क होता है? तो भौतिक क्रिया में जब दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब उसका आचरण नहीं चेंज होता है। जैसे भौतिक क्रिया में ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म में है, जैसे नाइट्रोजन है तो वो N2 के फॉर्म में है। जैसे हम ऑक्सीजन जो लेते हैं ना वो O2 लेते हैं, अकेला ऑक्सीजन नहीं होता है, वो एटम के फॉर्म में होता है। दो एटम, दो परमाणु मिलके एक एटम बनाते हैं, मतलब अणु बोलते हैं उसको। तो वो उनकी क्वालिटी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के अपने आचरण के साथ रहेगा, अपने गुण के साथ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है रासायनिक क्रिया में, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग टाइप के एटम मिलते हैं और उनका आचरण बदल जाता है। इट्स कॉल्ड रासायनिक क्रिया। देखो इस तरह से जो केमिस्ट्री के टीचर है ना, इस तरह से देखना आप पूरी केमिस्ट्री को, पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। केमिस्ट्री को देखने को पढ़ाने का बेस है, फंडामेंटल है। हम कई बार केमिस्ट्री के फंडामेंटल नहीं जानते लेकिन अंदर का बहुत कुछ जानते हैं। तो फंडामेंटल के बिना जब पढ़ाते हैं ना तब वो पहुंचता नहीं है जितना पहुंचना चाहिए उतना। तो बेसिक क्या है, रासायनिक क्रिया का मतलब 2, 3, 4, 5 जैसे कुछ भी एटम इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलके एक ऐसा संयोजन बनाया जिसने अपना आचरण भी चेंज कर लिया। ठीक। और उसके बाद अभी तक साइंस में नहीं जो इन्वेंट हुआ था वो इन्वेंट हो गया, उसका नाम है जीवन विद्या। और उन्होंने, नागराज जी ने एक दूसरी क्रिया बताई, जीवन क्रिया। अब ये पूरा खेल यहां है। मतलब ये जीवन क्रिया आने से क्या हो गया, तो आज तक हमने साइंस के अंदर मटेरियलिस्टिक चीजों को पढ़ा, मटेरियल को हमने पढ़ा। जैसे साइंस इतना डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि हमने मटेरियल को पढ़ा।
लेकिन इंसान को हम नहीं पढ़ पाए, तो उसका प्रमाण क्या है? हम संबंधों के साथ नहीं जी पाए। देखो, मानव समझ में आ जाता तो मानव के साथ जीना भी समझ में आ जाता। तो हम संबंधों के साथ नहीं जी पा रहे हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, लेकिन क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे क्लास में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे अभी ज़रूरत है, थोड़ी आर्थिक ज़रूरत है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। मेरी ज़रूरत कोई फुलफिल कर दे तो मैं काम नहीं करूँगा। ऐसी मानसिकता है, उसका मतलब हम संबंध के साथ नहीं जी पा रहे, गुरु शिष्य के साथ। घर के अंदर देख लेते हैं, घर के अंदर भी पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। तो मानव समझ में नहीं आया, इसीलिए रिलेशन समझ में नहीं आए। तो जीवन क्रिया अल्टीमेट क्या है? तो इससे हम क्लासरूम के अंदर मानव को समझ पाए। मतलब एक चौथी जो अवस्था रह जाती थी, कौन सी 4 अवस्था है? पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। एक ज्ञान अवस्था ही हमने इतना तो पढ़ लिया था, ये हमारे नॉलेज में आ गया, ये आ गया, जीव अवस्था भी आ गई और हमारा जीना भी जीव की तरह हुआ। इसीलिए हमने स्टोरी बनाई कि एक जंगल था, जंगल में शेर था, शेर राजा था, और अपने बच्चे को भी हम ऐसा ही बोलते कि मेरा राजा बेटा। तो राजा बेटा बोलते उसको मतलब उसको क्या फील करवा रहे हैं? तू राजा है, बाकी सब प्रजा है। तो राजा तो प्रजा के साथ क्या करेगा? शोषण ही करेगा ना। तो फिर वो आपका शोषण करे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपके आगे जिद करे, आपको हैरान करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है हमको? क्योंकि हमने उसको बार बार याद करवाया, क्या तू राजा। राजा तो एक ही होता है ना। तो हमने और उसको राजा समझाने के लिए कौन सी स्टोरी बताई? एक जंगल था, उसमें एक शेर था, शेर राजा था। तो उसने क्या सोचा? राजा कौन होता है? जो सबसे ज्यादा ताकत वाला होता है। तो फिर उसने स्कूल में जाके, सोसाइटी में जाके झगड़ा किया और खुद को प्रूव किया मैं ताकत वाला हूं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? जैसा हमने समझाया वैसा वो कर रहा है। हमारे समझाने में ये आया, किसी ने उसको चाटा मारा, तो तू मार खा के क्यों आया? 2 लगा के आना था। अब वो 2 लगाते लगाते कल जाके हथियार शुरू कर दिए। एक बार मेरे एक दोस्त है, हम लोग ट्रैकिंग में गए थे, वहां पे मेरे दोस्त है ना, वो ये जो लोग ज्यादा पैसे आ जाते हैं तब वो घोड़ा लाना पड़ता है। घोड़ा मतलब बंदूक। बंदूक लाते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस का खर्चा बहुत होता है, मतलब 2-3-4 लाख का अप्रोक्सीमेट कुछ खर्चा रह जाता है सब मिला के, वो बंदूक और उसका लाइसेंस वो सब। तो घर में वो उन्होंने लाया हुआ था, लाइसेंस वाली सालों से थी। तो कि जब भी मुझे कोई ज़मीन का कोई सौदा करना हो तो मैं लेके जाता। तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक बापू थे और उन्होंने मेरी ज़मीन थी वहाँ पे फेंसिंग कर रहे थे, मैं वहाँ पे गया। तो मुझे वो बता रहे थे कि इस बंदूक की क्या ताकत होती है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो घोड़ा सिर्फ लाके टेबल पे रखा और फिर बात करना शुरू किया। तो सामने वाले ने बिल्कुल मुझे चाय पिलाई, ये पिलाई, और जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। कितना बढ़िया। ठीक। अब उसी परिवार में एक दिन ऐसा हो गया कि वो बच्चा स्कूल में एक वहाँ के लोकल बच्चे के साथ वैसी उसने मारपीट की, जिसकी वजह से वो मरते मरते बच गया। और उसका एक दोस्त था, वो हॉस्पिटलाइज हुआ। और वो जो सामने वाला था, उसने पूरी गैंग लेके उस बच्चे को मारने के लिए आए। तो फिर वो उन्होंने फिर वहाँ से यहाँ से दौड़ते दौड़ते वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि मैंने लाइफ में कभी इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाई है। मैं 1.5 घंटे में अहमदाबाद पहुँच गया। ऐसे तो 2-2.5 घंटे तो लगते ही है। और आसपास कौन सी गाड़ी आ रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं सीधा दौड़ के वहाँ पे पहुँच गया। फिर इस चीज़ को संभाला, वो सब जो भी है।
तो मैंने कहा ये चीज उसके दिमाग में कहाँ से आई, किसी को मारना चाहिए, ये करना चाहिए। वो बातचीत भी कर सकता था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने में घर में ही ये बता रहे हैं, ताकत बताओ। ओके, आपको क्या लगता है, मार खाने वाला ताकत वाला होता है कि मारने वाला ताकत वाला होता है? आ? गांधी जी बोलते थे कि एक एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दर्द हो। इसीलिए गांधी जी हमको कभी भी समझ में नहीं आए। गांधी जी कभी समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो फिलोसॉफी का वाई कभी क्लियर हुआ नहीं। तो चाटा खाने वाले में हिम्मत ज्यादा होती है कि चाटा मारने वाले में हिम्मत ज्यादा होती है? हाँ, मारने वाले में। कितने लोगों का मानना है मारने वाले में ज्यादा होती है? एक। कितने लोगों को लगता है कि मार खाने वाले में ज्यादा होती है? ठीक है, उसको देख लेना। मुझे तो ये लगता है मार खाने वाले में ज्यादा ताकत होती है। वो हिम्मत वाला काम है। मारने वाला मारता कौन है? जो डरपोक होता है ना, वो मारता है। ठीक। अब उसको उस पे चीजों को देखा जा सकता है, बहुत बारीकी से देखा जा सकता है। बिना समझे मार खाना वो अलग बात है, समझ के मार खाना वो अलग बात है। फिर समझ के मार खाना और बिना समझे मार खाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसको तो बहुत, मतलब बिना समझ के, यही समझ है हमारी। ये होना समझना है हमको। ये होना समझ में आता है तो जीना समझ में आता है। तो गुस्सा नॉर्मली कौन करता है? कमजोर इंसान गुस्सा करता है कि खुश इंसान, अदरवाइज समझदार इंसान गुस्सा करता है? गुस्सा कौन करता है? कमजोर गुस्सा करता है कि समझदार गुस्सा करता है? तो जब कोई आपको चाटा मार रहा है तो उसका मतलब वो कमजोर है कि समझदार है? ओके, कमजोर हो तो कमजोर को और ज्यादा कमजोर किया जाए कि उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए? तो जैसे वो कमजोर है इसीलिए गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और आप आराम में हो, तो सामने वाला, ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी 3-4 साल में तो मेरे साथ ही घट गई है। मुझे लगता है ना, हम आराम में रहते हैं तो सामने वाला अपने आप आराम में आ जाता है। ओके, सामने वाले के लिए हमारे अंदर जो स्नेह है वो बना रहता है, तो जनरली प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। अब स्नेह बना कैसे रखा जा सकता है? तो स्नेह उस इंसान को देख के नहीं बना जा सकता, लेकिन हम जो इंसान की डिजाइन है उसका जो होना है वो समझ में आ गया, तो फिर हमको समझ में आता है कि यार इसके साथ ऐसे डील किया जा सकता है। मशीन खराब हो और आपको मशीन रिपेयर करना आता है तो ही आप कर पाओगे, वरना आप हैरान हो जाओगे। मैंने वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, एग्जाम्पल दिया था। क्या था? आप एक मैकेनिक हो, कई गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी खराब हुई, आप हैरान होगे क्या आराम में रहोगे? आराम में। वो क्या आप मैकेनिक नहीं हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, आप हैरान होगे क्या आराम में रहोगे? हैरान। बस इतनी सी बात है। जब मुझे मानव समझ में आ गया तो मानव कब गुस्सा करता है, कब जेलसी करता है, कब हैरान होता है, वो मुझे समझ में आ गया। तो अब मानव के साथ मेरा रहना तो आराम से हो ही जाएगा। तो वहां पे मुझे जरूरत नहीं कि मैं कोई डर पैदा करूं, भय पैदा करूं, नो रिक्वायरमेंट। मैं उसको थोड़ा आराम में लाऊं। वो बेचारा भयभीत है, तो भयभीत है, उसको ज्यादा भय देना है कि उसको आराम में लाना है? तो ये बड़ी चीज है। तो कभी बच्चों के साथ बात किया जाए या तो खुद के साथ बात की जाए, तब हमको इतना ही पूछना है कि मैं मानव हूं। पहले पूछना है, क्या आंसर आएगा? यस और नो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं मानवीय आचरण के साथ हूं? तो कभी कभी आपको लगता है कि मैं हूं और कभी कभी लगता है मैं नहीं हूं। तो दोनों को कंपेयर किया जाए, जब मैं हूं तब मैं कैसे रहता हूं? आराम में रहता है, मेरा एसी चालू रहता है,
कि भाई जब नहीं हूं, मैं अमानवीय व्यवहार के साथ हूं, तब मैं आराम में रहता हूं, तो उसको आराम से देखा जाए। जब जब मैं मानवीय आचरण के साथ हूं, तब मेरी अंदर की मनोस्थिति क्या है, मैं आराम में हूं कि नहीं हूं, और जब मैं अमानवीय आचरण के साथ हूं, तब मेरा क्या होता है। तो जिस दिन इतनी बात समझ में आ जाएगी कि आई हैव नो चॉइस, फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा मानवीय व्यवहार करना, आई एम बाउंडेड, आई हैव नो चॉइस, तो फिर आराम से चीजें पकड़ में आती है। क्यों? फिर मुझे व्यवस्था में रहना है, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ रहना है। तो मानव समझने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मानव के लिए मुझे पहले ये जो होना है ना, उसको समझने के लिए जो अस्तित्व है उसको हम होल बोल दे। क्योंकि जब पूरे मशीन को, जैसे पूरी कार को देखते हैं ना, तो उसके हर एक स्पेयर पार्ट का क्या काम है वो समझ में आता है। एक स्पेयर पार्ट आपको दिया जाए और बताया जाए कि किस मशीन का पार्ट है, आप बता पाओगे? कोई एक स्पेयर पार्ट निकाल के आपको बता दिया है, बताओ ये किसका स्पेयर पार्ट है, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब होल समझ में आता है, तभी उसके अंदर जो चार अवस्थाएं है, उसमें जो मैं मानव हूं, तो मेरा रोल समझ में आता है। और रोल समझ में आता है तो फिर मेरा गोल समझ, मतलब मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। गोल समझ में आता है तो फिर आगे, मतलब ये इसी को ही हम 3 क्वेश्चन बोलते हैं। इसके नॉर्मली पूरे जीवन विद्या में तो बातें बहुत छोटी सी कही गई है, सिर्फ उसको बार बार दोहराना है और प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो नॉर्मली देखा जाए, संसार, होल का मतलब क्या है, संसार क्या है, ठीक। रोल का मतलब है, मतलब मैं कौन हूं। और गोल समझ में आता है तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मुझे करना क्या है। बस ये 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन के रिलेटेड 3 ज्ञान बताए गए हैं यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? ये जो संसार है ना, उसके लिए अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान। मैं क्या हूं उसको समझने के लिए जीवन, ज्ञान। और करना क्या है उसके लिए मानवीयतापूर्ण आचरण, ज्ञान। तो टोटल कितने ज्ञान हैं? 3। कौन कौन से? संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। और मजे की बात है कि 3 क्वेश्चन जिसको समझ में आ गए, एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन बाकी ही नहीं रहता है जिसके आंसर इस 3 में ना आ जाए। बाबा जी ने सिर्फ इतना देखा और उन्हें बोला कि मुझे, मेरे पास सबके क्वेश्चन के आंसर है। प्रश्न मुक्ति अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। तो ज्ञान कितने हुए उनको? 3। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मतलब ये संसार क्या है। तो संसार में उन्होंने क्या पकड़ा? अस्तित्व दर्शन ज्ञान में क्या पकड़ा? हमने, है ना, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजों को इतना भारी भारी बना दिया है, हमको लगता है कि तो हमारे बस की बात नहीं है। बाबा जी ने इतना सिंपल करके दे दिया कि यार कुछ नहीं है इसमें। बहुत छोटी सी बात है। जीना मतलब बहुत सिंपल काम है, लेकिन हमारे आसपास ऐसा माहौल, वातावरण नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसके साथ, मतलब समझ का ही अभाव है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें समझ में नहीं आई है, वही प्रॉब्लम है। चीजें समझ में आ जाती है तो फिर जीना तो आराम में आ ही जाता है ना, आराम से हो जाता है। तो संसार क्या है, उसमें उन्होंने क्या पकड़ा, कोई बताएगा? अस्तित्व,
अस्तित्व सह अस्तित्व, इसमें क्या पकड़ा उन्होंने? अस्तित्व नियम पुण्य, और क्या पकड़ा? तो पूरे अस्तित्व में चार अवस्थाएं है। हर एक अवस्था अपने स्व के साथ है, मतलब अपने धर्म के साथ है। हमको देखो, यहाँ धर्म की बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी गई है, जिससे जिसको अलग ना किया जाए, जिससे जिसको अलग ना किया जाए, ना किया जा सके, पूरा करते। मतलब मेरी हैसियत नहीं, मैं मेरे धर्म को मेरे से अलग कर पाऊं। तो मानव का धर्म क्या है? सुखी होना। अब दुखी होके बताओ आप, चाहत तो सुख की रहेगी। दुनिया का एक इंसान ऐसा बता दो जो दुखी होने के लिए जी रहा है। शायद वो दुखी भी होता हो तो उस दुख में उसको सुख मिलता होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद को हार्म करके भी सुख लेते हैं। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। कोई शरीर की पीड़ा ले लेता है, वो होता है ना, वो चाबुक मारते हैं। फिर किस में होता है वो? मोहर्रम में क्या होता है? हाँ हाँ, ताजिए में। तो वो क्या कर रहे हैं? कोई आस्था का सुख ले रहे हैं, मतलब कोई बड़ी बात का सुख ले रहे हैं। ये करने से मैं किसी का प्यारा हो जाऊंगा, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं दूसरों को कुछ अच्छा दिखा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज उनके अंदर पड़ी है, उससे कोई बड़े सुख के साथ है, इसलिए उस दुख को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के लिए खुद दुखी हो जाती है, लेकिन उस दुख में उसको संबंध का सुख मिलता है, इसीलिए दुखी होती है। तो भौतिक चीजों पे, जैसे उसके पास कोई खाना है तो पहले अपने बच्चे को खिलाएगी, तो उसको खुद के खाने से उसको वो खाता है तब उसको ज्यादा सुख मिलता है, इसीलिए वो करती है, वरना थोड़ी करेगी। तो हर मानव सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए प्रयास करता है, मतलब हर मानव सुख धर्मी है। अब ये धर्म मुझे बनाना है कि है बाय डिफॉल्ट? तो मुझे तो सिर्फ क्या करना है, उसको पहचानना है। उस पहचानने को ही बोला जानना है। मुझे जानना है, जानूंगा तो फिर मानने में आ जाएगा, मान लूंगा तो फिर पहचानने में आ जाएगा, पहचानूंगा तो फिर निर्वाह करने में, मतलब मेरे आचरण में भी आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैं क्या हूं? तो मैं के अंदर क्या हुआ? मैं तो कौन हूं? मानव हूं। तो मानव क्या चीज है? तो अभी तक मानव समझ में नहीं आया था, आत्मा वो सब बातें चल रही थी, लेकिन मानव का मतलब होता है जीवन और शरीर, ये दोनों की संयुक्त अभिव्यक्ति, दोनों का सह अस्तित्व ही मानव है। तो जीवन की चाहत क्या है? तो जीवन क्या है? कितने लोगों को मालूम है जीवन क्या है? जीवन क्या है? हाँ, नित्य उत्सव। जीवन क्या है? अभी तक जीवन डिफाइन नहीं हुआ है। जीवन किसको बोलते हैं? हम्म, क्या? हाँ, लेकिन अभी मैंने लिखा है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है मानव। तो जीवन क्या है उसमें और शरीर क्या है? चेतना, चैतन्य इकाई। ठीक। तो जीवन भी एक परमाणु है, जीवन भी एक परमाणु है, लेकिन वो चैतन्य परमाणु है। और उसमें उसमें जैसे शरीर जो है ना, वो भौतिक प्लस रासायनिक क्रिया से बना है। शरीर जो है वो भौतिक रासायनिक है। ये पूरा जो पिंड, जिसको पिंड बोलते हैं हम, तो ये जो पूरा शरीर है, इसीलिए जब इंसान मर जाता है तो ये सारे जितने भी हमारे घटक है वो कहाँ चले जाते हैं?
फिर वापस, ठीक है, उसको पंच पंच क्या बोलते हैं, पंच महाभूत ने, जो बोलते हो आप, पंच महाभूत बोलो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोलो, जो भी बोलना है, जो यही है ना। हम हर रोज क्या खाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वही खाते हैं ना। हम थोड़ा कोई फ्रूट खाते हैं हमको लगता है कि हम फ्रूट खाते हैं, लेकिन रियल में हम क्या खाते हैं, वही प्रोटीन विटामिन का स्ट्रक्चर देख लो, उसका केमिकल फॉर्मेशन मिलेगा आपको। प्रोटीन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे देखो हम नॉर्मली कैसे, देखो पूरी सीक्वेंस देखने जैसी है। हम सांसों में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक। तो इसको मुझे कितना चाहिए, 24/7 लगता है ना, नींद में भी चालू रहता है ऑक्सीजन लेना, ठीक। फिर उससे आगे जाते हैं तो फिर हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पीते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या है, मैक्सिमम 75% क्या बोलते हैं, पानी है। ये पूरा वेट है उसका 75% तो पानी का ही वेट है। तो पानी थोड़ा कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो हम पूरे दिन क्या करते हैं, तो दिन में उससे कम क्या जरूरत पड़ती है, तो मान लो कि 10 टाइम हम उसको क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब पानी से आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, तो खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो C6H12O6, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। ग्लूकोज सबसे जल्दी हमके हमारे में डाइजेस्ट हो जाता है। जब हमको चक्कर आते हैं, कुछ होता है तो क्या पिला देते हैं, शरबत। क्या पिलाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में तुरंत क्या हो जाता है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन खाते हैं और उसके साथ कोई विटामिन प्रोटीन हो गया तो क्या हो जाता है, इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है। जैसे आप जितने भी कठोल खाते हो तो उसमें क्या है, जितने भी कठोल खाए जाते हैं उसमें होता क्या है, दाल होती है, मूंग होता है, प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप गूगल में जाके देख लेना कि प्रोटीन का केमिकल फॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएगा क्या है उसके अंदर, नाइट्रोजन। जैसे सिंपल हम बोलते हैं ना, जैसे मूंगफली होती है तो उसके नीचे वो मूलगंडिकाएं होती है, तो 6-7 स्टैंडर्ड में आता था। वो क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन को खींचता है। हम जो यूरिया डालते हैं, क्यों डालते हैं, नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। तो फिर वो वनस्पति लेके उसमें से जो फ्रूट बनता है, वो फ्रूट के अंदर नाइट्रोजन आता है। फिर वो नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो अपना जो डीएनए है ना, वो इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटीन, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो हम कोई ये पूरा जितना भी सिस्टम है शरीर के अंदर, वो पूरा भौतिक रासायनिक ही है। अभी इस एंगल से जब हम इसको देखते हैं ना, साइंस को भी देखते हैं, तो साइंस को पढ़ाने का हमारा तरीका बदल जाता है। हम उसको पूरा को रिलेट करवा पाते हैं बच्चों को कि बेटा हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, उसका अपनी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा बोला जाता है ना, पूरे यूनिवर्स को समझना है ना, तो ये पिंड इनफ है, मतलब ये शरीर इनफ है। मानव को समझ लिया इज इक्वल टू पूरे अस्तित्व को समझ लिया, क्योंकि मानव सबसे लेटेस्ट इकाई है। सारी चीजों को एडवांस होते 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 इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन में सबसे लास्ट जो एंटिटी बनी, उस इकाई का नाम है मानव। तो मानव समझ में आता है तो पूरा एग्जिस्टेंस समझ में आ जाता है। अब मानव के केस में सिंपल इतना ही काम हुआ, हमारा ध्यान इतना भटका हुआ है कि हम खुद पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इसीलिए हम चीज़ों से भटके हुए हैं, भौतिक रासायनिक चीज़ों से भटके हुए हैं। इसीलिए भौतिक रासायनिक चीज़ कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकती, उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो आपको तृप्त कर दे। कितना भी धन कमा लो, इतनी भी मतलब मिलकर सुविधा ला दो, इट इज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है, उससे आप भर जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अंदर से भरना है तो बिना समझ उस चीज़ों का जरूरी, उस चीज़ों की आवश्यकता है, नो डाउट, उसको हमको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उससे मैं खुशी, मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई डिजाइन एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो चीजें जरूरी है, उससे मेरी खुशी जुड़ी हुई है, मैं सुखी हो जाऊंगा, वो
टेक्निकली एग्जिस्टेंस की डिजाइन के हिसाब से पॉसिबल, मतलब उसको इस तरह से बोला जाता है, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम, जिंदा रहना मतलब शरीर सेंट्रिक, शरीर सेंट्रिक मतलब हमारा पूरा ध्यान भौतिक रासायनिक चीजों पर ही है। भौतिक चीज यानी घर बंगला, घर गाड़ी, वो सारी चीजें कैसी हो गई, भौतिक। रासायनिक का मतलब ये जो खाना पीना, ये टेस्ट वाला पिज्जा खा लिया, ये खा लिया इससे कभी हम तृप्त होने वाले नहीं है। और हो सकते हो तो एक एग्जांपल लाके बताओ। वो टेम्परर ही रहता है, वो परमानेंसी में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में परिवर्तनशील है। भौतिक चीज भी अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन चीजों से स्थिर चीज नहीं पा जा सकती। टेम्पररी सुख मिलेगा, परमानेंट सुख वाली चीज उससे नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहां पे ये पूरा डिजाइन समझ में आ गया। शरीर क्या है, भौतिक रासायनिक लोचा। ठीक, अब जीवन क्या है, तो जीवन एक परमाणु है और जीवन के अंदर 10 क्रियाएं हैं। जब तक ये 10 क्रियाएं मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये परमाणु है, चैतन्य परमाणु, और इसके अंदर जो 10 क्रियाएं हैं, वो 10 क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं, जीवन क्रियाएं हैं। तो ये दो चीजों से मेरा फुलफिलमेंट होने वाला नहीं है जब तक जीवन क्रिया मेरे समझ में नहीं आई। मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन हमारे रिपीटेशंस में नहीं है। अदरवाइज हमको अभी तक वो प्रायोरिटी में सेट नहीं हुई है, इसीलिए हमको याद नहीं है। हमको लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा, हमारा उससे क्या मतलब, लेकिन उसको समझे बिना तो काम होगा नहीं। आज नहीं तो कल समझोगे, कल नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद के जन्म में। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, वी हैव नो चॉइस, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो हमेशा ऐसा ही होगा। देखो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मानव की यात्रा कैसी है, तो मानव जब भी बनता है तो जीवन की यात्रा जो है वो पशु शरीर से ही शुरू हुई है। जीवन परमाणु सबसे पहली शुरुआत सीधा मानव शरीर कभी नहीं ले सकता। अस्तित्व की डिजाइन में ऐसा है, पहले वो जीव शरीर ही लेगा। जीव शरीर को चलाते 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 जब 5 सेंसिस पे उसका कंट्रोल आ जाता है, जीवन में भी क्रियाएं चलती रहती है, वो एक ड्राइवर जैसा है। तो वो 5 क्रियाओं पे जब उसका कमांड आ जाता है, तब मानव शरीर चलाने की उसके पास क्षमता आती है। और जब मानव शरीर चलाता है तो तभी भी शरीर मानव का रहेगा, लेकिन उसकी क्रियाएं तो पशु जैसी ही रहेगी। तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उससे आप क्यों दुखी हो रहे हो? उसकी स्थिति वैसी है, तो जैसे मुझे लग रहा है मेरी स्थिति अच्छी है तो मैं उसके लिए कुछ उपयोगी पूरक हो जाऊं। पशु से ही राक्षस, राक्षस से ही फिर मानव, ये पूरी ऐसी जर्नी है। कोई सीधा मानव नहीं बन जाता है। तो कोई भी, जैसे किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है तो वो पहले पशु मानव में रह के ही आया है। लेकिन एक चीज ये हो जाती है कि जब सब लोग एक वातावरण बनाते हैं तो सबकी गति बढ़ जाती है। एक वातावरण में वो ताकत होती है कि जिसकी वजह से वो सीधा एक जंप लगा सकता है। तो अभी वातावरण नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये चीजें ऐसी ही चलती है, इवोल्यूशन ऐसे ही होगा। तो पूरे 450 करोड़ साल की यात्रा आप देखोगे ना, तो वहां पे हम गए थे ना हापुड़ में, वहां पे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि दिन के कितने घंटे होते, 24 घंटे। उसको मैं 450 करोड़ साल के साथ सापेक्षता में देख लो, 450 करोड़ साल यानी 24 घंटे, ऐसा मैं मान लूँ। तो अभी जो मानव जो आया है ना, वो 3 लाख साल पहले आया। 3 लाख साल में भी अभी जो हमने एग्रीकल्चर सीखा वो 11,000 साल पहले सीखा, खेतीबाड़ी। उसमें भी 5,000 साल पहले कुछ ये दर्शन जैसी बातें आई, जैसे वेद आ गए। 2500 साल पहले बौद्धिज्म, जैनिज्म जैसे और षट दर्शन जैसे दर्शन आए। दर्शन का मतलब दुनिया जैसी है वैसी देखने की हमारी क्षमता,
हमारे में वो दृष्टि दे जिससे हम चीजें जैसी वैसी देख पाए। हमारा देखना नहीं होगा तो जीना नहीं होगा। कई बार हम देखने को इग्नोर करते हैं, यार इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी देखना तो चलता ही रहता है। तो इंसान क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व होते होते 2500 साल के बाद, अभी 50 साल पहले ये मध्यस्थ दर्शन आया। अब मध्यस्थ दर्शन आया तो यहां तक क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ किसी ने आत्मा बोल दिया, किसी ने दुख दर्शन बताया कि भाई दुख से होने के लिए सन्यास लो, संसार माया है, तो वो भी मॉडल चले, बहुत सालों तक चले। अब जाके एक ऐसा इंसान आता है, ऐसा एक मानव धरती पर महामानव आता है जो बताता है कि भाई आप जो जी रहे हो वहां से ही शुरुआत होती है। आप जो परिवार में जी रहे हो ना, वो सबसे छोटी इकाई है। परिवार में जिसको जीना आ गया उसको दुनिया के साथ भी जीना आ जाएगा। तो हमको वो देखना है। हम बाहर तो अच्छे अच्छे, कई बार पहले दीपा मुझे बोलती थी आप बाहर बहुत अच्छा बिहेव करते हो और घर में तो कुत्ते की जरूरत। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम बाहर शिष्टाचार करते थे, जीना तो हमको बाहर भी नहीं आता था, घर में भी नहीं आता था। और बाहर जो था वो सिर्फ संपर्क था, वो संबंध नहीं था, इसीलिए वो चल जाता था। संपर्क और संबंध में फर्क ये होता है, क्या फर्क होता है संपर्क संबंध में? ये वो, या बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसमें अपेक्षा निश्चित होती है वो संबंध होता है, और जिसमें अपेक्षाएं निश्चित नहीं होती, अदरवाइज होती भी है तो कैसी होती है, होगी तो भी चलेगा, नहीं होगा टेम्पररी, मतलब टेम्पररी अपेक्षा। तो उसको क्या बोलते हैं, संपर्क बोलते हैं। तो यहां एक सूत्र है, हर एक संपर्क संबंध के लिए है। हर एक संपर्क संबंध के लिए है। तो कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, बाहर अच्छा होता है, घर में, और इसको देखना पड़ेगा। जैसे घर में सही नहीं है और बाहर, इसीलिए लोग बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर कोई अच्छा उनसे बोल लेता है, उनको मान सम्मान देता है। घर में क्या, क्योंकि मैं ट्रस्टी स्कूल में हूं ना, घर में थोड़ा ट्रस्टी हूँ। कोई कलेक्टर होगा तो बाहर कलेक्टर है, उसके घर में थोड़ा कलेक्टर है। तो वहां पे रूप बल धन पद के वो आवरण से निकाल के देखा जाता है कि यार ये कौन है। वहां पे आपको एज इट इज देखा जाता है, वहां आप जैसे हो वैसा देखा जाता है, इसलिए आपकी स्वीकृति नहीं बनती। हम मानवीय व्यवहार के साथ हो गए तो उसकी स्वीकृति बनेगी ही बनेगी। सामने वाले की हैसियत नहीं है कि वो मानवीय आचरण को ठुकरा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मानवीय आचरण को ठुकराना इम्पॉसिबल टास्क है। कोई मानव अपने आचरण के साथ है और वो दुखी हो जाए, वैसा संभव नहीं है। हम अच्छा लगा रहे हैं, अच्छा लगने के पार्ट में है तो दुखी होंगे, अच्छे होने के पार्ट में है तो दुखी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमको लगता है कि यार मैं अच्छा रखता हूँ, सबके साथ अच्छा रखता हूँ, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, तो उसका मतलब गैप कहाँ पे है, सामने वाले में, मेरे में। तो वो देखने की जरूरत है। तो ठीक यहाँ पे क्या हुआ, 50 साल पहले ये आया, अब आप इसको उन्होंने टाइम फ्रेम में डाला था। तो ये जो यात्रा है ना, सिर्फ 3 से 4 सेकंड की यात्रा है। मतलब अभी तो मानव का परिचय हुआ, सिर्फ परिचय हुआ, मानवीयता आ नहीं गई है। अभी तो मानव क्या होता है उसका परिचय हुआ, उसका अभी टाइम 2 सेकंड ही हुआ है रिलेटिव टू 450 करोड़। कई लोग ऐसा बोलते थे कि यार अब दुनिया कैसे बदलेगी, धरती स्वर्ग कैसे हो सकती है। भाई होगी, क्यों नहीं होगी। वो इसीलिए देखो, फल तो बाबा जी ने पहले से बता दिया है, जागृति निश्चित है। हमको वो एंश्योर है, वो होगा ही होगा। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जागृति निश्चित है, यानी है ही। क्यों?
क्योंकि मानव देखो धीरे धीरे पहले तर्क कम थे, अब तर्क ज्यादा आया, तो अब हर चीज में सोचता है कि ईश्वर क्या है, ये क्या है, हर चीज में सोचना उसने शुरू कर दिया। अब हर एक के जब लॉजिकल आंसर मिल रहे तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। तो ये सारी क्या चीजें घट रही है। तो धीरे धीरे वो होने वाला है। अभी तो 3-4 सेकंड ही हुए हैं, मतलब आराम से हो जाएगा। अभी इस चीज को हम लेके चले ना, मन बना के लेके चले ना, तो अगले 40-50 साल, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, हमको लगता है नहीं हो पाएगा, बहुत फास्ट है। जब खुद इंसान को खुद का परिचय हो जाता है तब उसमें बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। कितना टाइम हुआ, कितना टाइम है अपने पास? 10 मिनट्स, ठीक। 10 नहीं, 12:40 था ना, वही 10:20, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हमारी जितनी मान्यता है ना उसको एक बार देखा जाए, मैंने क्या मान के रखा है। एक बार उसको एक लिस्ट बनाया जाए कि मेरी मान्यता में ऐसे है। अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि यार बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना मारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, डर तो रखना ही पड़ेगा वरना काम नहीं होगा। ऐसा कुछ मान के रखा है तो उसको एक बार देखा जाए। सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप मत मारो, क्योंकि मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं उसको पकड़ पाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। आपको भी लग रहा है कि मारना ही एक ऑप्शन है, तो वो तो होगा ही होगा। फिर उसके पीछे जो रिजल्ट आए, वो आपको स्कूल फायर कर दे, पेरेंट्स आके आपको डांटे, फिर आप पूरे दिन डिस्टर्ब रहो, वो तो होना ही होना है। लेकिन मेरे अंदर वो क्लैरिटी आ जाए कि यार ये करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ रही है। ओके, गुस्सा करना वो मानवीय में आप रखोगे कि अमानवीय में रखोगे? कितने लोग अमानवीयता में रखेंगे? गुस्सा अमानवीयता में होता है वैसा कितने लोगों का मानना है? तो बाकी के सब उसको मानवीयता में डाल रहे हैं। गुस्सा मानवीय व्यवहार है ऐसा कितने लोग मानते हैं? बताओ, अपना ओपिनियन बना। हाँ ठीक है, गुस्सा मानवीय व्यवहार है ऐसा कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं। ओके, गुस्सा अमानवीय व्यवहार है ऐसा कितने लोग मानते हैं? बाकी के लोगों को कंफ्यूजन है तो एक आध कंफ्यूजन मेरे से शेयर किया जाए। जिसको लग रहा है, देखो मैं उसके विरोध में नहीं हूं, आपको लग रहा है गुस्सा करना चाहिए, इट्स ओके, करना चाहिए, लेकिन एक आध मुझे एग्जाम्पल दिया जाए कि क्यों करना चाहिए। हाँ, नेचुरल है। क्या बात है, गुस्सा नेचुरल है। देखो यहाँ हम फंस कहाँ जाते हैं, हम कभी किसी चीज को नेचुरल मान लेते हैं ना, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। क्या बोला मैंने? हमने उसको नेचुरल मान लिया इसीलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। क्योंकि हम जिम्मेदारी कौन ले सकता है? बिना समझदारी वाला जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता है, उसकी वो पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। तो मैंने ऐसे मान लिया गुस्सा स्वाभाविक है। कितने लोगों को लगता है गुस्सा नेचुरल है? ठीक है, मान ही सकते हैं ना, मानने में क्या प्रॉब्लम है। एक और, कितने लोग ऐसा मानते हैं गुस्सा हम जानबूझकर करते हैं? गुस्सा हम जानबूझकर करते हैं। मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है यार। मैं अभी यहां से बोल रहा हूं तो डांटने जैसा वही से मेरा क्या? ओके, किसी की मैं कटाक्ष कर रहा हूं, अभी ऐसा बोलोगे मैं आपकी कोई खींच रहा हूं, ऐसा लग रहा है आपको, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बताओ, थोड़ा ठीक रहेगा।
हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मेरे पास सल्यूशन नहीं होता है तब मुझे गुस्सा आता है, तो ये सही बात है। जब मेरे पास सल्यूशन नहीं है तब मुझे गुस्सा आता है, वो गुस्सा नेचुरल नहीं है। आई हैव नो सॉल्यूशन। ये बात कितने लोगों को पकड़ में आती है? जब किसी चीज को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, किसी घटना को हम नहीं समझ पा रहे, तब गुस्सा आता है। सेम एग्जाम्पल, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं मैकेनिकल नहीं हूं और गाड़ी बिगड़ गई, तब किस पे आएगा? खुद पे भी आ सकता है, यार मैंने चेक करे किए बिना निकल गया। दूसरे पे भी आ सकता है कि यार उसने चेक नहीं किया था, लास्ट टाइम जिस मैकेनिक के पास गया था उसने सही काम नहीं किया है, ऐसा भी आ सकता है। हो ही सकता है ना। सेवंती भाई, गुस्सा करना, गुस्सा नेचुरल है, गुस्सा हम करते हैं। આવે છે મીન્સ નેચરલ है। ગુસ્સો છે જ્યારે કોઈ કારણ હોય તો જ આવે, બાકી તો નથી જ આવતું। એટલે મતલબ નેચરલમાં તો નથી જ, આપણે એને કાં તો સોલ્યુશન નથી આપી શકતા ને કાં તો આપણે એને સમજાવી નથી શકતા। ત્યારે પછી આજની જ વાત કરું છું, બનેલી ઘટનાની જ। એક વિદ્યાર્થીને 3 દિવસ પહેલાં એને લેસન આપેલું હતું, સ્વાધ્યાય કાર્ય, તો એને એવું કીધું કે હું આજે ભૂલી ગયો છું। તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, કાલે લેતો આવજે, બેસાડી દીધો। કાલે ફરીથી પૂછ્યું કે સર ભૂલી ગયો છું, તો કંઈ વાંધો નહીં, કાલે લેતો આવજે। આજની જ વાત, આજે ફરીથી પૂછ્યું કે સર આજે હું તો નથી લઈને આવ્યો। ને મેં એને પૂછ્યું કે ચોપડો તો બનાવ્યો છે કે નહીં, કારણ કે તું મને 3 દિવસથી એમ કહે છે કે હું ભૂલી ગયો છું, એનો મતલબ જો ભૂલી તો નથી જ ગયો। એટલે એને ખુદે સ્વીકાર કર્યો કે સાહેબ હું ભૂલ્યો નથી, પણ મારે હજી લખાણું જ નથી। એટલે મારે આજે એને સજા તો નથી આપી, પણ એને ઊભો રાખવો પડ્યો, કારણ કે એને રિયલાઇઝ થાય કે હું 3 દિવસથી સાહેબને જૂઠ બોલી રહ્યો છું એમ। તો એને ગુસ્સો કહી શકાય કે ન કહી શકાય? देखो गुस्सा है ना, हम कई बार हम जो रिएक्ट करते हैं ना उसको हम गुस्सा बोलते हैं। रिएक्ट करना, जैसे बाबा जी भी कभी डांटते थे ना, तो कई लोग बोलते थे कि सर बाबा जी आप डांटते हो, तो क्या वो मैं डांटता नहीं हूँ, मेरा टोन ऊंचा नीचा होता है, स्नेह बना रहता है, मतलब उसके पास वापस वो आ सकता है। बच्चा, आप कुछ ऐसी एक्शन ले रहे हो जिससे बच्चा आपसे डिसकनेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब हमने उसको पनिशमेंट दिया, और उसके बाद भी वो आपके साथ बना रहता है, मतलब आपको भी पूछने की वो अपनी मतलब माइंडसेट बना रहता है, मेरे टीचर हो उनसे मैं बात कर ही सकता हूँ, उतने भरोसे के साथ रहता है, तो इट्स ओके। તો સર પછી બાળકો બધા છૂટી ગયા, એના પછી મને મળ્યો એ અને કીધું કે સર સોરી, હું સોમવારે 100% સહી કરાવી દઈશ। इट्स ओके, ठीक है। अब वो पनिशमेंट देने के बाद हमने उसको क्लास के बीच में बुरा बोल दिया, उसका इंसल्ट किया, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने खड़ा किया, इट्स ओके, लेकिन खड़ा करने के बाद उतना, जैसे 3 दिन से वो नहीं ला रहा है, वो अपने अंदर बना रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में भी आप प्यार से बात कर ही सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये करने से हुआ ठीक, लेकिन फिर वापस वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, फिर आपसे दूर नहीं होना चाहिए। वो दूर हो गया उसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी कोई मान्यता से काम कर रहे हो, और मेरा तो वो भी मानता है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार। ठीक है, लेकिन हर एक का एक तरीका अलग अलग होता है, बच्चों को संभालने का तरीका अलग होता है। जैसे माँ बच्चे को डांटती है तो उसका मतलब उसका स्नेह कम थोड़ा होता है, तो माँ डांट ही सकती है, ठीक, लेकिन डांटने का क्या कारण है, उसका रूट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे
एक माँ अदरवाइज एक बाप अंदर से इनसिक्योर है और वो बच्चे को डांट रहा है, तो वहां पे वैसा ही मैसेज जाएगा। तो अभी हम पढ़ाई भी क्यों करवाते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए करवाते हैं। ठीक, तो जॉब के लिए पढ़ाई करनी है कि कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करनी है, तो बहुत सारी चीज़ों का गैप है, तो वो धीरे धीरे फिलअप होगा। ठीक है, गुस्से को देखो, गुस्से की सिंपल यहाँ डेफिनेशन बोल दो, मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। ठीक, तो सामने जो घटना घट रही है उसको हैंडल करना मुझे नहीं आ रहा है, जैसे आपने उसको खड़ा रखा, आपकी जगह पे मैं होता तो मैं कुछ अलग अलग रिस्पॉन्ड करता, कोई तीसरा टीचर होता तो वो अलग रिस्पॉन्ड करता। घटना सेम है, लेकिन 4-5 लोगों की हर एक की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है कि यहाँ मैं ऐसे करूँगा तो रिजल्ट आएगा, मैं ऐसे करूँगा तो रिजल्ट आएगा। तो वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो गुरु शिष्य का संबंध है और उसका मेरे पे जो एक श्रद्धा है, वो श्रद्धा ना टूटे, उसको एंश्योर किया जाए। किसको? उसका जो मेरे साथ कनेक्शन है वो ना टूट जाए। वो जो मुझे पूछ रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे एक टीचर की तरह मान रहा है, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम हो और मुझे पूछना है उसको, तो उतनी गैप ना आ जाए उसकी वजह से कि जिससे हमारा जो संबंध है उसमें कुछ डिसकनेक्शन आ जाए, बस उतना इंश्योर करना है। तो फिर वो करके भी आप आराम से उसके साथ बात कर ही सकते हैं, तो बच्चे को रियलाइज करवा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए। देखो यहाँ तो मैंने बहुत कुछ रख दिया अस्तित्व करते करते। स्वभाव का मतलब होता है स्वीकृति का भाव, भाव का मतलब होता है भव की स्वीकृति, भव का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा मुझे दिख जाए, उसका मतलब स्वभाव। स्व के भाव के साथ रहना, उसका मतलब स्वभाव। स्व का भाव क्या है? तो मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, तो उसके साथ जिया जाए, उसका नाम स्वभाव। तो स्वीकृति का भाव बोल दो, स्व के भाव को जानना। स को स्वयं भी ले सकते हो, स का स्वीकृति के रूप में भी ले सकते हो, क्योंकि बिना समझे स्वीकृति नहीं आती है। उसको तो हम क्या बोलते हैं, वो स्वीकृति नहीं होती है, वो क्या होता है, समझौता होता है। स्वीकृति नहीं होती है, वो समझौता होता है। मतलब कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है और मुझे लग रहा है कि इसके साथ ज़्यादा बात करने से बात बिगड़ने वाली है, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, तो हम इग्नोर को स्वीकृति मान लेते हैं। तो इग्नोर को स्वीकृति नहीं होती है। हम पूरे स्नेह के साथ बने रहे, उसका नाम स्वीकृति है। जैसे एक एग्जाम्पल, कल का टाइम है तो थोड़ा देर बता देता हूँ। जैसे एक अच्छी बात कितने लोग अभी ट्राई कर रहे हैं? एक अच्छी बात का कोई एक आध एग्जाम्पल मुझे बताओगे? एक अच्छी बात कैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हाँ, क्लास में भी करते हो तो कैसे करते हैं हम लोग? ક્લાસરૂમમાં જે બાળકનો જન્મદિવસ હોય એ દરેક બાળક એની अच्छी बात કહેશે। એટલે પહેલા ફરિયાદો બહુ આવતી કે આ બાળકે આમ કર્યું, આ બાળકે આમ કર્યું। એ હવે એ બાળકમાં સારી વાત કઈ છે એ જોવા પ્રયત્ન તો કરે જ છે। वेरी नाइस। और कुछ पीछे? जैसे कि सर असेंबली में ही बात होती है कि एक अच्छी बात पेरेंट्स के थ्रू भी और बच्चों के थ्रू, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए या टीचर्स हो गए, एक अच्छी बात जिसका बर्थडे उसके बारे में, तो पेरेंट्स के भी ऐसे रिव्यू आते हैं कि भाई ये घर में हेल्प कर रही है या फिर पढ़ने लिखने में अपने हिसाब से वो खुद की मेहनत करते हैं कि हमको उनके पीछे नहीं करना पड़ रही मेहनत। बच्चों का भी यही आता है कि हेल्पफुल है, केयरिंग नेचर है। उस हिसाब से ये चीज़ें मतलब डेवलप हो रही है और बच्चे भी इस चीज़ को और खुद पे ट्राई कर रहे हैं ताकि उनकी भी तारीफ हो प्रेयर के टाइम। बहुत बढ़िया। मतलब एक अच्छी बात क्यों है, मैंने पहले एक बार एक सेशन लिया था, लेकिन आप चाहो तो वापस एक बार रिपीट करेंगे साथ में डिस्कशन करते करते, लेकिन आज तो टाइम नहीं है। तो कई बार हम जब अच्छी बात बोलते हैं ना तो सबको लगता है, हम पहले हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे क्या, कुणिए गोड़ चौटाड़े छे। मतलब देखो, कभी मेरे मुंह से मेरी वाइफ ने कभी अच्छा सुना नहीं है और मैंने पहली बार उसके बारे में अच्छा बोला, तो वो पहले क्या सोचेगी?
ठीक है ना, वो तो होता ही होगा, इट्स प्रोसेस। मतलब इसको ऐसे देखना है कि होगा ही, हमने, हमारी आदत ही नहीं है किसी के बारे में अच्छे बोलने की, और हमने बोल दिया आज, तो फिर वो सामने वाले को वो कैसा लगता है, अनकंफर्ट जैसा लगता है। तो हम कई बार घर पे जाके ट्राई करने लग जाते हैं, और फिर रिजल्ट ऐसा लगता है कि यार सामने वाला फिर दो ऐसी लाइनें बोलता है कि हमको लगता है कि यार मैंने सही बोला गलत बोला। देखो ये होगा ही, क्योंकि हमारे बारे में सामने वाले ने बहुत कुछ समझ के रखा है कि ऐसा ही है, और इसके मुंह से अच्छी बात सुनना मतलब वो मेरे लिए, मतलब मेरा क्या कर रहा है, मेरी टांग खींच रहा है, ऐसा लगेगा पहले तो वही लगेगा। लेकिन उसकी जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जैसे सिंपल समझो ना, उपासना मैम को पहले बोला गया हमको भाई बोलो, तो उपासना मैम बोले गया सर भाई नहीं निकलता है क्या, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी हमारी आदत और स्वीकृति दोनों नहीं है हमारी। तो धीरे धीरे 3 साल हो गए, अभी उपासना मैम गिरीश भाई ही बोलते हैं, सतीश भाई। हेलो, तो ये छोटी चीज भी डिफिकल्ट है, आप देखो ट्राई करो। कोई भी छोटी, जैसे अपने कितने लोग यहाँ पे स्टाफ में भाई बहन कह के बुलाते एक दूसरे को? कई लोगों को भाई बहन नहीं निकलता है। अब नहीं निकलेगा, स्वाभाविक है ना यार, हमने साल से बचपन से पहली स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, और जब टीचर क्लास में आते थे गुड मॉर्निंग सर 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 करते जा रहे हैं, और जहाँ पे भी जाए किसी को भी अभी भी मिले, जैसे कई लोगों को तो ऐसा है, जैसे आज भी मैं कलेक्टर ऑफिस में कहीं जाऊँ तो मुझे तो सर ही बोलना पड़ेगा ना, तो ये सर वाली परंपरा बहुत चली। तो अब उसकी जो प्रैक्टिस हुई है उसमें से मुझे कोई एक अलग संबोधन बोलना है तो मुझे पहले तो ऐसा ही लगेगा। तो एक अच्छी बात है ना, वो एक अच्छी बात अल्टीमेट क्या हो रहा है उसमें शॉर्ट में बता देता हूँ, आज जितना टाइम है उसके हिसाब से। एक अच्छी बात सामने वाले को अच्छी क्यों लगती है? ओके, एक अच्छी बात से सामने वाले में कुछ खुशी बढ़ रही है कि क्या हो रहा है? उसकी खुशी बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैं खुद को जब पहचानता हूं ना, तब मैं खुश होता हूं। तो हमने उसको उसकी खुद की पहचान करवाई, यू आर सो ब्यूटीफुल, ऐसा मैंने उसको पहचान करवाई, इसलिए उसको अपना खुद को उसने देखा, अपने शब्दों से देखा। शब्द हमारे थे लेकिन वो देख कहाँ रहा है? जैसे मैंने आपके बारे में कुछ लिखा, तो पढ़ते पढ़ते आप देख कहाँ रहे हो? मेरे सामने देख रहे हो कि आपके अंदर देख रहे हो? तो आप खुद को देख रहे हो कि मैं कुछ ऐसा हूं। तो जब मुझे मेरी पहचान हो जाती है तब मैं खुश हो जाता हूं। तो हर मानव सुखी होना चाहता है, दूसरे को भी सुखी करना चाहता है, ये उसकी ब्यूटीफुल डिजाइन है। अब उस डिजाइन को जब उसको बताया जाता है तब उसको अंदर से अच्छा ही लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम जैसे है वैसे एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मतलब हम दूसरे के लिए दर्पण बन रहे हैं। तो क्या होता है, हमको भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, विन विन सिचुएशन। क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें? और इतनी छोटी सी बात करने में हमको क्या प्रॉब्लम क्या आता है? वो तो कभी मेरे बारे में अच्छा सोचते नहीं, मैं क्यों अच्छा बताऊं? उन्होंने तो कभी मेरे बारे में अच्छा लिखा नहीं है, तो मैं क्यों लिखूं? तो ट्राई कर सकते हो, घर में भी ट्राई कर सकते हो। अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम है, वरना देखो अभी मेरी वाइफ रोटरी में प्रेसिडेंट बनी, आज 5वां 6वां दिन। क्लब के अंदर एक एनर्जी आ गई किस बात की? उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था मैं कितना ब्यूटीफुल है, मतलब। तो एक अच्छी बात, जिसका बर्थडे उसकी अच्छी बात, जो यहाँ चल ही रहा था, हमने कोई नया प्रयोग तो किया नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि अब
ऐसा हो रहा है ना, जहाँ पे भी कुछ भी है तो सामने वाला प्रोजेक्ट भी ला रहा है, फिर सामने वाला कनेक्ट ज़्यादा हो रहा है, वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है जो आज तक नहीं कर रहा था। तो ये हो क्या रहा है? जादू जैसा होता है इसके अंदर। फिर उनको लगता है कि यार ये जादूगर है। जादूगर नहीं है, ये नेचर का नियम है। उस नियम को पहचानना है कि पर गुण गणना मेरा विकास है। जब मैं दूसरे में अच्छा ही देखता हूँ तब मेरा भी काम हो ही जाता है। मैं अंदर से कितना ब्यूटीफुल हूँ वो भी मुझे दिखता है, और सामने वाला कितना ब्यूटीफुल है वो भी मुझे दिखता है। तो अस्तित्व जैसा है वैसा मुझे दिखता है। मतलब मानव सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, वो मुझे दिखता है और उसको भी मेरे में दिखता है। तो बोथ आर तृप्ति और उभय तृप्ति में आ जाते हैं। तो छोटा सा नियम है, ये नियम आपके और मेरे कहने से काम नहीं करता है। नियम नियम होता है, वो समय के साथ, समय देश दिशा काल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। नियम ऑलवेज वर्क करता है, तभी उसको नियम बोलते हैं। तो हमको इतना समझ में आ गया है, तो आज हम इतना काम करते, इस वीक में, एक वीक में हम इतना काम करेंगे। एवरीडे किसी एक इंसान को उसकी एक अच्छी बात बताएंगे। ठीक, करना नहीं करना आपकी मौज, लेकिन फिर भी एक वीक ट्राई करके देख सकते हो कि यार क्या ऐसा कुछ होता है। तो अभी आप संकल्प कर लो कि आज किसको कहने वाले हो। घर में जाके कह सकते हो, यहाँ कह सकते हो, जहाँ पे भी। देखो, वातावरण कोई बाहर से नहीं बनाएगा, वातावरण हमको बनाना है। जितना वातावरण बनाएंगे उतना यहाँ हमको जीना अच्छा लगेगा। तो क्या करना है, एवरीडे एक अच्छी बात किसी एक इंसान को बतानी है। बता ना पाओ तो लिख के दे दो, क्योंकि पहले बताने में इतनी हिम्मत नहीं आएगी। इतने हमारे पूर्व संस्कार है कि हमको बताना भी जैसे हमारे अहंकार को चोट लगती है ना, ऐसा लगता है। ठीक, और जो बोल सकता है वो बोल दे, नहीं बोल सकता है वो लिख दे। 2 लाइन लिख के देने में भी कितनी तकलीफ आती है वो देखो तो सही एक बार। फिर वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगी, फिर आप देखना उसकी क्या इंपैक्ट निकलती है।